दोस्तों, काफी लंबे समय बाद आज मैं हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। मूवी का नाम है नो वन गेट्स अलाइव। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसको मूवी स्टॉक पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसे टावर ऑफ स्टोरीज पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल के कमरे में बैठी थी और अपनी फैमिली से बात कर रही थी। तभी उसे अपने रूम में किसी के पैरों के निशान दिखते हैं। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और वो पैरों के निशान इनविजिबल हो जाते हैं। तभी उसको दूसरे रूम में से आवाज आती है। जब वो खड़ी होकर देखने जाती है तो उसे दूसरे रूम के दरवाजे पर एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ दिखता है। फिर वो धीरे धीरे सरकने लगता है। तभी उसके पीछे से अचानक कोई रूह आती है और उसे खींच कर ले जाती है, और फिर उसके चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग अवैध तरीके से अमेरिका के एक शहर ओहायो में आते हैं। इनके पास ना तो कोई घर है, ना कोई आईडी और ना ही काम। ये है इस मूवी की मेन कैरेक्टर। इसका नाम अंबर है। ये भी अवैध तरीके से ही यहाँ आई है। फिर इसको जल्दी ही यहाँ पर सिलाई का काम मिल जाता है। अब इसे रहने के लिए घर चाहिए था। फिर ये नोटिस बोर्ड पर एक बोर्डिंग हाउस की एड देखती है और वहाँ चली जाती है। ये घर बहुत ही पुराने तरीके का था और हॉरर टाइप का दिखता था। अब उस घर का मालिक, जिसका नाम रेड है, वो अंबर को बिना आईडी के ही रूम दे देता है। फिर एम्बर रेड से पूछती है कि इस घर में कितनी लड़कियां हैं। वो बताता है कि तुम दूसरी हो, तुम्हारे अलावा यहाँ फ्रेया नाम की एक और लड़की है। फिर वे रूम के अंदर जाते हैं। फिर रेड एम्बर से 1 महीने का किराया मांगता है, वो भी एडवांस में। ना चाहते हुए भी एम्बर को 1 महीने का किराया देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सस्ते में रहने का कोई और जुगाड़ नहीं था। फिर रेड वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय था, बाहर बारिश हो रही थी। एम्बर अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी उसे फर्श में बने एक झरोखे से किसी लड़की की आवाज आती है। जब वो उसके अंदर झांक कर देखती है तो उसे नीचे वाले फ्लोर में एक रोती हुई लड़की दिखाई देती है, लेकिन एम्बर उसको इग्नोर करके सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब एम्बर अपने काम पर जाने के लिए निकलती है तब उसे फ्रेया मिलती है। वो फ्रेया को कहती है कि रेड ने कहा था यहाँ सिर्फ हम 2 ही लड़कियां रहती हैं। फ्रेया कहती है रेड बुरा आदमी है, उससे बचकर रहना। ये कहकर फ्रेया वहाँ से चली जाती है। जब एम्बर वहाँ से बाहर जाती है तो कुछ रूहें ऊपर खड़ी उनको ही देख रही थी। जब एम्बर अपने काम पर थी तो वो अपनी एक फ्रेंड को अपनी आईडी बनाने के लिए कहती है। फिर उसकी फ्रेंड एक एजेंट से बात करती है और बताती है कि वो $3000 मांग रहा है, लेकिन फिलहाल एम्बर के पास $3000 थे ही नहीं। फिर वो अपने एक रिश्तेदार के घर जाती है जो कि उसकी मॉम का कजन था। उसका नाम बेटो था। वो एम्बर को बताता है कि मैंने तुम्हारी जॉब की बात की है, फ्राइडे को इंटरव्यू है, तुम अपनी आईडी लेकर आ जाना। फिर वे सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। फिर जब रात को वो अपने घर जाती है तो वहाँ उसे अजीब सी आवाजें आती है। फिर जब वो चेक करने जाती है तो वो आवाजें बेसमेंट में से आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा था और बाहर कुछ नाखूनों के निशान भी थे। फिर वहाँ रेड आता है। वो उसे उसके रूम में जाने को कहता है। एम्बर उससे कहती है कि मुझे मेरा डिपॉजिट वापस चाहिए, मुझे कुछ काम आ गया है, लेकिन रेड कहता है कि वो तो रिपेयरिंग में खर्च हो गए। फिर जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे फिर से अपने नीचे वाले फ्लोर से रोने की आवाजें आती है। नीचे वाला रूम फ्रेया का था। जब एम्बर वहाँ जाती है तो उसके रूम का दरवाजा खुला पड़ा था। फिर वो फ्रेया को आवाजें देती है, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं था सिवाय एक रूह के। फिर जब एम्बर सो रही थी तो उसे अपनी बीमार माँ दिखती है और पास में ही एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखता है जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं। ये देखकर एम्बर नींद से जाग जाती है। अगले दिन वो अपने बॉस से जाकर एडवांस मांगती है, लेकिन उसका बॉस एडवांस देने से मना कर देता है। फिर जब वो काम कर रही थी तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। फिर वो अपनी फ्रेंड किन्सी से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि मुझे अपनी आईडी जल्दी से जल्दी बनवानी है, लेकिन मेरे पास $1500 है। फिर किन्सी कहती है कि बाकी के रुपए मैं भर दूंगी, जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तब तुम मुझे दे देना। फिर एम्बर उसे अपने $1500 दे देती है। फिर रात को जब वो अपने रूम में जाती है तब उसे फिर से आवाजें आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि एक लंबा चौड़ा आदमी दीवार के साथ अपना सिर पटक रहा है। फिर वो वापस अपने रूम में आ जाती है। फिर वो आदमी उसके पीछे पीछे रूम तक आ जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर चला जाता है। फिर रात को वहाँ पर 2 लड़कियां रहने के लिए आती हैं, जिनका नाम मारिया और पेट्रा था। जब एम्बर उनसे जाकर मिलती है तो वे उसको ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन एम्बर मना कर देती है। फिर वो जैसे ही सिगरेट जलाती है वहाँ पर रेड आ जाता है। वो कहता है यहाँ सिगरेट पीना मना है। फिर एम्बर उससे पूछती है मैंने यहाँ एक आदमी को देखा था, वो कौन था? रेड बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। फिर अपने रूम में जाते समय एम्बर एक और रूम में चली जाती है
जो कि खुला ही पड़ा था। उसके अंदर बहुत अजीब अजीब सा सामान पड़ा था, एक अजीब सी तलवार और एक तस्वीर जिसके अंदर एक आदमी और एक औरत बड़े से बक्से के साथ बैठे थे। तभी वहाँ पर रेडियो में से अचानक से तेज आवाज आती है, जिसके कारण अंबर डर जाती है और वो फोटो उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। फिर वो जल्दी से उस फोटो को वापस उसकी जगह पर रख देती है और वहाँ से खिसक लेती है। फिर सुबह जब वो अपने काम पर जाती है तो वो किन्सी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर पूछने पर उसका बॉस बताता है कि आज से उसने अपना काम छोड़ दिया है और वो उसका एड्रेस भी नहीं जानता। इसका साफ साफ मतलब ये था कि उसने एम्बर के $1500 ठग लिए थे। फिर एम्बर उसको बार बार कॉल करके देखती है, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर रात को जब एम्बर बाथ ले रही थी तब उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे वो हेल्प के लिए चिल्ला रही हो। जब एम्बर उसे गौर से सुनती है तो उसके पीछे एक रूह आकर खड़ी हो जाती है। फिर एम्बर भी उसे देख लेती है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाती है वो रूह गायब हो जाती है। फिर जब वो अपने रूम से बाहर जाती है तो वहाँ उसे रेड मिलता है। वो रेड से पूछती है कि फ्रेया कहाँ है। रेड बताता है कि वो यहाँ से चली गई है। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ पर नई लड़कियां रहने के लिए आई है, मैं तुम्हारा डिपॉजिट कल ही तुम्हें वापस दे दूंगा। फिर आधी रात को वहाँ एक तितली आती है जो उड़ती हुई सीधा अंबर के रूम में चली जाती है, लेकिन अंबर उसे मार देती है। फिर कुछ देर बाद वो तितली फिर से जिंदा हो जाती है। तभी कोई औरत उसे उसके नाम से पुकारती है। तभी उसका ध्यान बाहर दरवाजे की तरफ जाता है जो कि खुला पड़ा था। फिर बाहर से उसे किसी की सिसकियों की आवाज आती है। फिर वो देखती है कि 2 पैरों के निशान भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और रूह आती है। वो कहती है कि मुझे तुम दोनों को तैयार करना होगा, वरना बेकर तुम दोनों को मार देगा। फिर वे दोनों रूहें आपस में लड़ने लगती है और लड़ती हुई नीचे चली जाती है। फिर एम्बर को दोबारा सिसकियों की आवाजें आती है और वो आवाज का पीछा करती है। फिर उसे नीचे वाले फ्लोर पर एक रोती हुई लड़की मिलती है। जब एम्बर उसके पास जाती है तो वो लड़की कहती है प्लीज मेरी मदद करो। तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और उसको बेसमेंट में खींच लेता है। फिर एम्बर अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। फिर वो अपने अंकल बेटो को फोन करती है और उसको अपना एड्रेस बताती है। एम्बर उसे कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बेटो कहता है मैं इस समय शहर से बाहर हूँ, मैं कोशिश करूंगा जब भी वापस आऊं तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊं, तब तक तुम खुद को मुसीबत से बचा कर रखो। फिर सुबह होते ही एम्बर रेड के रूम में जाती है, लेकिन दरवाजा बेकर खोलता है। एम्बर उससे अपना डिपॉजिट मांगती है। बेकर कहता है रेड जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिर एम्बर अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने लिए अलग अलग जगह पर जाकर रूम तलाश करती है, लेकिन कहीं भी उसे रूम नहीं मिलता और जहाँ पर भी रूम अवेलेबल था उसका रेंट ज्यादा था। फिर वो ट्रेन में बैठकर शहर के दूसरे हिस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी वो गौर करती है कि ट्रेन में वो अकेली ही बैठी है और उसके पास एक औरत बैठी हुई है। वो औरत एक बक्से की तरफ इशारा करती है। उस बक्से में से बड़े बड़े हाथ बाहर निकलते हैं। तभी एम्बर डर जाती है और होश में आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। फिर वो रेड को फोन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रेड आ जाता है। वो रेड से पूछती है क्या आप मेरे पैसे लेकर आए हैं। रेड कहता है नहीं, मैं यहीं पास में ही था, तभी तुम्हारे पास आ गया। पैसे तो मैंने तुम्हारे रूम में रख दिए थे। एम्बर कहती है क्या आप मुझे पैसे लाकर दे सकते हैं। रेड कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं शहर के दूसरे हिस्से में जाकर पैसे लेकर यहाँ पर आऊं। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और खुद ही अपने रूम में जाकर पैसा ले लो, फिर जहाँ पर भी तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो। फिर एम्बर उसके साथ चली जाती है। वो एम्बर को कहता है जाओ अपने रूम में जाकर अपने पैसे ले लो। फिर एम्बर अपने रूम में जाती है और तलाश करती है, लेकिन उसको पैसे कहीं भी नहीं मिलते। तभी वहाँ रेड आ जाता है। वो एम्बर को ड्रिंक पीने के लिए कहता है। फिर एम्बर उसे कहती है सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। फिर रेड कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे देने ही वाला था, लेकिन तुमको बेकर से बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहाँ बेकर आ जाता है। वो एम्बर को पकड़ लेता है और कहता है कि अपना मुंह खोलो। जब एम्बर अपना मुंह नहीं खोलती तो वो जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसे शराब पिला देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रेड कहता है भागने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हें तकलीफ देगा। थोड़ी देर बाद मारिया और पेट्रा दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि प्लीज हमें अंदर आने दो। मारिया कहती है वो सनकी है, हमें मार देगा। एम्बर कहती है इस घर में कुछ तो अजीब है, शायद बेसमेंट में और भी लड़कियां होंगी। मारिया कहती है मुझे ख्यालों में एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है। एम्बर कहती है मुझे भी दिखता है। फिर पेट्रा कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मारिया कहती है यहाँ पर पूरी रात औरतों के रोने की आवाजें आती है। तभी एम्बर को वे सभी औरतें दिखाई देने लगती हैं जिनको यहाँ पर मारा गया था। तभी एम्बर को शोर सुनाई देता है और फिर जब वो होश में आती है तो देखती है कि वे दोनों भाई उन लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। इतने में घर की बेल बजती है। वे उन लड़कियों को वापिस कमरे में बंद कर देते हैं। फिर रेड जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर बेटो आया था। वो कहता है कि मैं एम्बर को ढूंढ रहा हूँ।
लेकिन रेड कहता है यहाँ पर कोई एम्बर नाम की लड़की नहीं रहती। तभी बेटो की नजर अंदर पड़े सामान पर और कोट पर पड़ती है। बेटो कहता है वो कोट एम्बर का है, मेरी वाइफ ने ही उसे दिया था। तभी एम्बर ऊपर से देख लेती है कि नीचे बेटो आया है, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक पहुंच नहीं रही थी। फिर वो खिड़की का कांच तोड़ देती है। बेटो को भी पता चल जाता है कि वो अंदर ही है। फिर वो जबरदस्ती घर के अंदर चला जाता है। एम्बर अपना दरवाजा खटखटाकर चिल्लाती है कि मैं यहाँ हूँ। फिर बेटो जब उसके रूम के बाहर पहुंचता है तब वहाँ बेकर आ जाता है। वो उसे जोर जोर से घूंसे मारता है। अंदर से एम्बर चिल्लाती है प्लीज उसे मत मारो, लेकिन बेकर उसे जान से मार देता है। फिर वहाँ रेड आता है। वो कहता है ये तुमने क्या किया? बेकर कहता है चलो मेरे साथ। फिर बेकर एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। एम्बर बैठी बैठी उसे देखती रहती है। फिर एम्बर रेड से पूछती है तुम हमारे साथ करने क्या वाले हो? रेड कहता है तुम चुप रहो, मेरा भाई बीमार है। लेकिन ये सब करके वो ठीक हो जाता है। हमारा बाप भी पहले यही सब किया करता था। फिर बेकर ने उसे मार दिया, लेकिन अब बेकर भी यही सब कुछ करने लगा जैसे ही उस बॉक्स ने बेकर को चुना। फिर एम्बर पूछती है लेकिन तुम इन लड़कियों के साथ करते क्या हो? रेड कुछ नहीं बताता। फिर एम्बर कहती है तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर रेड उसके हाथ पर लगी चैन खोल देता है। इतने में वहाँ पर बेकर आ जाता है और उसको उठाकर ले जाने लगता है। वो रेड को हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर बेकर उसको बेसमेंट में ले जाने लगता है। रास्ते में बहुत सारी रूहें थी जो सिर्फ उन दोनों को ही देख रही थी। ये सभी इसी घर में मारी गई लड़कियों की रूहें थी। फिर बेकर बेसमेंट में ले जाकर उसे तख्ते पर लिटा देता है और एक जंजीर से बांध देता है। फिर वो पीछे रखे हुए बक्से को खोलता है और कोई मंत्र फुसफुसाने लगता है। उस छोटे से बक्से के अंदर बहुत बड़ी सुरंग थी। फिर बेकर दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ बहुत सारी तितलियां आ जाती है। तभी बेसमेंट का दरवाजा फिर से खुलता है और वहाँ से बेटो अंदर आता है। वो मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। वो एम्बर के हाथ खोल देता है। फिर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो वहाँ गुप अंधेरा था। तभी वहाँ उसे एक सुरंग नजर आती है जिसके दूसरी तरफ उसकी मरी हुई माँ लेटी हुई थी और उसके साथ में वो खुद थी। उसके बाद फिर से वो खुद को उसी टेबल पर पाती है। तभी बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। वो धीरे धीरे चलकर एम्बर के पास जाता है और आसपास बड़े दोनों बक्सों के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। एम्बर को दिखाई देता है कि उसकी माँ उसे कहती है तुम मेरे पास थोड़ी देर और रुक जाओ, और फिर वो एम्बर का गला पकड़ लेती है। उधर दूसरी तरफ वो क्रिएचर भी एम्बर का गला पकड़े हुए था। फिर एम्बर समझ जाती है कि क्रिएचर से लड़ने के लिए उसे अपने ही ख्यालों पर काबू पाना होगा। जो सामने औरत बैठी है वो उसकी माँ नहीं बल्कि एक छलावा है। फिर एम्बर अपनी माँ को ही मार देती है और अपने मन पर काबू पा लेती है। फिर वो क्रिएचर वहाँ से वापस अपने बॉक्स के अंदर चला जाता है, जिसके बाद एम्बर उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर उस अजीब सी तलवार के ऊपर पड़ती है। फिर वो उस तलवार को लेकर ऊपर जाने लगती है। तभी बेकर को कुछ अजीब सा एहसास होता है, इसलिए वो अपने भाई को कहता है बाहर जाकर देखो। एम्बर देखती है कि उसके रूम के बाहर बेटो की लाश पड़ी है। फिर जब रेड दरवाजा खोलता है तो एम्बर उस तलवार से उसके ऊपर वार कर देती है और उसे अधमरा कर देती है। फिर वो बेकर के ऊपर भी वार करती है, लेकिन बेकर उसके पांव को तोड़ देता है। फिर वो जैसे ही उसे मारने वाला था, दूसरी लड़की उसे धक्का देकर वहां से बाहर भाग जाती है। फिर बेकर उसे पकड़ लेता है और तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। फिर बेकर एम्बर को घसीटकर बाहर ले आता है, लेकिन एम्बर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है। फिर वो उससे बेकर का गला काट देती है और उसे मार देती है। उसके बाद वो रेड को ले जाकर बेसमेंट में बांध देती है। फिर वही अजीब सा क्रिएचर वहां आ जाता है और रेड का सिर खा जाता है। फिर एम्बर वहां से बाहर जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और वहां से जाने लगती है। रेड के मरते ही उसे रेड की भी रूह नजर आती है। फिर जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है, उसके जख्म ठीक होने लगते हैं जैसे कि बेकर के हो जाया करते थे। इसका साफ साफ मतलब यही था कि उस क्रिएचर ने अब बेकर के बाद एम्बर को चुन लिया है। आज से ये भी वही सब कुछ करेगी जो पहले बेकर किया करता था और उससे पहले उसका बाप किया करता था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं एक लंबे समय बाद हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अगर इस मूवी पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं रेगुलर हॉरर मूवी लेकर आया करूंगा। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।